Assalamualaikum and welcome back to online class of the chemistry. So dear student, last time we had studied about the carboxylic acid. In the carboxylic acid we had seen the acidic strength of the carboxylic acid. Okay, I hope last video अगर आपने देखे होंगे तो आपको सब समझ में आया होगा. Okay, next आज हमने जो देखा है acidic strength of carboxylic acid and effect on acidic strength of carboxylic acid. ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कि भाई अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लो, जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH, दिस इज द फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, ऐसे प्रोपियोनिक एसिड CH3CH2COOH, प्रोपियोनिक एसिड. ओके, तो ये सब के सब कार्बोक्सिलिक एसिड है. ठीक है, अगर इनसे सिंपली मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लूं कि भाई व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर व्हाट इज द एसिडिक पावर ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या सब कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक पावर यानी उसकी स्ट्रेंथ सेम होगी? यस और नो? क्या सबकी सेम होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता. यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर फॉर्मिक एसिड की अलग होगी, एसिडिक एसिड की अलग होगी, और प्रोपियोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक पावर या एसिडिक कैरेक्टर अलग अलग होगा. ओके, तो ये डिपेंड होता किस पर है? ओके, उसी पर आज अपने को डिस्कस करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो आपको पता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नथिंग बट इट इज R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H. ठीक है, RCOOH, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, और हमको पता है जब ये डिसोशिएट होता है वाटर के अंदर तो क्या फॉर्म करता है? R C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव एंड प्लस H पॉजिटिव. ठीक है, प्रोटॉन डोनेट किया इसलिए एसिड है, और क्या बना है? कॉन्जुगेट बेस, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन. ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन. और ये जितने ज्यादा स्टेबल होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर एसिडिक पावर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा. यानी वो एसिड उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जब ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा. ओके, और इसके लिए हमने एक टू और मोर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर इन विच पोजीशन ऑफ एटम सेम, पोजीशन ऑफ एटम सेम एंड द पोजीशन ऑफ चार्ज एंड बॉन्ड विल बी डिफरेंट. ऐसे स्ट्रक्चर कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, ओके, तब क्या बात करना है अपने को कि भाई ये यहां पर क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है. इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिख सकते हैं बेटा हम इस तरीके से, यानी नेगेटिव चार्ज कभी ये ऑक्सीजन के पास है कभी इस ऑक्सीजन के पास, तो हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि R C, ओके, और सिंगल बॉन्ड O, वंस अगेन इस तरीके से सिंगल बॉन्ड O. ओके, और ये जो चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है किस तरीके से हो रहा है? इस तरीके से, यानी कभी इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव कभी इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ रहा है. ओके, और ये जो कार्बन है हमारा, यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है. ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि भाई ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये तब स्टेबल होगा जब इस कार्बन से जो भी ग्रुप अटैच है वो उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा हो. अगर कोई इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ऑलरेडी ज्यादा है. ओके ना, अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है यहां से क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है. ओके, तो इस कार्बन कब स्टेबल होगा? जब इसे कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा हो. ओके, तो यानी डिपेंड है इसके ऊपर, इस ग्रुप पर. अपने को यहां से आगे स्टडी करना है, बस ये स्ट्रक्चर याद रख दिया. ओके, ओके, चलिए देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड से ये हाइड्रोजन आयन जब डोनेट होता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, रेजोनेंस होता है. डिपेंड है एसिडिक स्ट्रेंथ इस पर, ये यहाँ पर जो भी ग्रुप है. तो ये जो ग्रुप है ये दो तरह के हो सकते हैं पॉसिबिलिटी. एक तो इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन वहां से लेंगे. ओके, अगर वो इलेक्ट्रॉन देते तो वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक
रिड्यूस कर रहे हैं, यानी इंडक्टिव इफेक्ट वहां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जिसको लिखा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है एज। तो ये सबसे पहले ये समझ लीजिए आप, ये आई क्या है? आई स्टैंड फॉर द इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ये क्या होता है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी ऐसे ग्रुप हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी दो तरह की हो सकती है कि एक तो ये होगा कि वो ग्रुप ऐसे होंगे जो वहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। जैसे जितने भी अल्कील ग्रुप है ये क्या होते हैं, सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं, जैसे CH3, C2H5, मिथिल, इथिल, ये सब के सब क्या इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। तो जितने भी अल्कील ग्रुप है ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इसे कहा जाता है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और जो दूसरे ग्रुप होंगे जैसे Cl, F, Br, हाइड्रोजन ग्रुप, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, तो दो पॉसिबिलिटी है बेटा कि भाई यहां पर ये जो ग्रुप अटैच है, यानी इस R पर फोकस करिए आप, इस R पर डिपेंड है किसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जैसे अल्कील ग्रुप अटैच है, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और वो क्या करेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन और इंट्रोड्यूस करने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो भी होंगे अल्कील ग्रुप, ये क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, और जितने ज्यादा अटैच होंगे वो उतना ज्यादा इफेक्ट करेंगे। क्लियर, जितने अल्कील ग्रुप अटैच होंगे वो उतना ज्यादा इफेक्ट करेंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। मगर इन केस अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होते हैं तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन उसे विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। बस शॉर्टकट याद रखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। एक सिंपल सी बात बता दें। और हाँ, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे वो उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। एक बात, दूसरी और एक बात कि भाई जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ओके, मान लीजिए अल्फा कार्बन के ऊपर अगर क्लोरीन है, ब्रोमीन अटैच है, ओके, और आयोडीन अटैच है, और ऐसे ही फ्लोरीन अटैच है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करेगा, फ्लोरीन। ठीक है, उसके लिए कुछ सीक्वेंस बनाने के लिए करेंगे इस तरीके से। यानी आपको पता है ये सब के सब क्या है, एसिडिक एसिड, क्या है, एसिडिक एसिड। ओके, और क्या है, चेंज क्या है यहाँ पर, हैलोजन एटम, यहाँ पर आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन और फ्लोरीन। ओके, तो क्या इनकी सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होगी, नहीं, सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। यस, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इसके अंदर, भाई वो एसिडिक एसिड जहां पर अल्फा कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो। ओके, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो पीरियोडिक टेबल भी इस तरीके से है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और आपको बताया गया पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी। ओके, तो अप टू डाउन क्या होती है, डिक्रीज होती है, मगर डाउन टू क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, यानी ये सबसे ज्यादा स्पीड से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ओके, तो बताइए सबसे ज्यादा स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहां उतनी कम, और जहां पर जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होंगी वो कॉन्जुगेट बेस क्या होंगे, उतने ज्यादा क्या होंगे, स्टेबल, और जितने स्टेबल मतलब वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ज्यादा। क्लियर। ओके, तो बताइए इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा, वेरी गुड, सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लोरो एसिडिक एसिड या फिर फ्लोरो इथेनोइक एसिड। उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद और सबसे लास्ट, यानी अगर हम बात करें अप टू डाउन की तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ऊपर से नीचे आ जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीजेस।
क्लियर? बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कुछ और भी ग्रुप वगैरह करके दे सकते हैं आप। तो समझ में आया कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? इसकी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या अटैच है। ओके, एक तो ये एग्जाम्पल होगी। अगर इन केस मान लीजिए कि भाई एसिडिक एसिड में सिर्फ एक ही तरह के हैलोजन की बात कर ले, ओके, जैसे एसिडिक एसिड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो रहे हैं किसको? अल्फा कार्बन को। तो यहां पर भी क्या होगा? जितने ज्यादा हैलोजन एटम अटैच होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होते जाएगी। यानी सबसे ज्यादा किसकी? इसकी। उसके बाद सेकंड नंबर पे इसकी, थर्ड नंबर पे इसकी, और इसकी सबसे लास्ट नंबर पे। ओके, तो बट इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करना है आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होता है इसके अंदर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ओके, अगर सिंपली ये क्वेश्चन पूछो आपसे कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, या फिर कौन ज्यादा एसिडिक होता है, तो सिंपली याद रखिए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? ओके, सिवाय एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के, और वह फॉर्मिक एसिड CHCOO, ये एक्सेप्शन है बेटा, ये याद रखिएगा। ओके, वैसे जितने भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक पावर क्या होता है? कम होता है, सिवाय इसके। तो एक एमसीक्यूज के चांसेस हो सकते हैं, तो याद रखिए। मगर जनरली अगर हम बात करें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एलिफेटिक। ठीक है, उसकी वजह सिंपल सा रीजन है उसके, क्योंकि इसके आयंस क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं, डिलोक्राइजेशन वगैरह होता है। ये तीनों भी क्या है? बेंजोइक एसिड। ये क्या है? उसके डेरिवेटिव्स है। तो क्या इनकी सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होगी? अगर होगी तो क्यों? या फिर डिफरेंट होगी? तो डिफरेंट होगी तो कैसे? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है कि भाई क्या इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होगी? तो नहीं, सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डिफरेंट होगी। ओके, और आपको मैंने बताया हूं, सिंपल सा याद रखिए कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। ओके, तो हमारे पास में तीन कंपाउंड, कंसीडर दिस इज A, B एंड C। अगर ये तीनों पर से आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, इंक्रीज अरेंज द फॉलोइंग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर, तो सबसे पहले तो ये ढूंढना है कि सबसे कम किसके होंगे। पहले ग्रुप क्लियर कर लीजिए, CH3 अल्किल ग्रुप है, और जितने भी अल्किल ग्रुप है बेटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? कम करेंगे। ओके, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, मतलब बेंजोइक एसिड जो है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो उतनी रहेगी, मगर यहाँ पर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रही है? NO2 ग्रुप अटैच है, तो NO2 ग्रुप अटैच है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो क्या ऑर्डर होगा फिर इसका? यानी सबसे स्ट्रॉन्ग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब लास्ट वाला सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर किसका आ जाएगा? B का, फिर उसके बाद B का, उसके बाद फिर B के बाद फिर किसका नंबर आ जाएगा? A का, फिर A दिखता है किस, उसके बाद किसका आ जाएगा? C का। ये हो गया दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया सबको क्या इफेक्ट होता है ग्रुप का किस पर? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट और नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एंड अपने को ये टेस्ट करना है कि जो भी हमारा कंपाउंड है उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है क्या नहीं। ओके, लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। तो लेबोरेटरी टेस्ट फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और मुझे पता है कि शायद आप सब जानते होंगे कि भाई एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे सिंपल टेस्ट कौन सी होती है? यस, कौन सी? लिटमस टेस्ट। ओके, क्या करते हैं इसके अंदर? सिंपली क्या करेंगे हम, कोई भी जो कंपाउंड है उसको बीकर में लेंगे, ठीक है, उस
इसका एक्वेस सॉल्यूशन देंगे और क्या करेंगे, इसके अंदर लिटमस पेपर डाला जाता है। ठीक है, लिटमस पेपर इसके अंदर डालेंगे। अगर ये लिटमस पेपर ब्लू है, ओके, और ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या हो, कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या है, एसिड। ठीक है, बड़ी सिंपल सी टेस्ट है कि भाई कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को टेस्ट करना है, मगर इसके लिए कंडीशन है अगर वो वाटर सोल्यूबल है तो। ओके, अगर वाटर सोल्यूबल है हम क्या करेंगे, उसका एक्वेस सॉल्यूशन बनाएंगे, इसके अंदर लिटमस पेपर डालेंगे। लिटमस पेपर अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो कंफर्म हो जाएगा क्या ये एसिड है। मगर बहुत सारे ऐसे भी एसिड है कि जो वाटर सोल्यूबल नहीं है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल तो हेक्साडेकाइनिक एसिड, ओके, ये वाटर इनसॉल्युबल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ओके, क्यों, सिंपल सा रीजन है कि इसके अंदर क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक पार्ट ज्यादा है, इसलिए वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता है। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लिटमस टेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर इसके लिए क्या है, इसके लिए दूसरी टेस्ट है, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, क्या होगा देख लीजिए किस तरीके से टेस्ट की जाती है, बड़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल सी टेस्ट है। क्या किया जाता है इसके अंदर कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है C डबल बॉन्ड O एंड OH, ओके, इसकी रिएक्शन की जाती है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ NaH और CO3। किस तरीके से रिएक्शन होगी देखिए, यहां पर क्या होगा, यहां से H और ये वाला H, कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम, यानी यहां से H और यहां से H और एक ऑक्सीजन यहां से कंबाइन होने क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, यहां से कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, CO3 था, एक कार्बन चला गया, बचा गया CO2। ओके, तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड यानी डिफरेंसेस बाहर निकलेंगे, इसकी गैस बाहर निकलेगी और क्या बनेगा, यहां से Na कंबाइन होगा कार्बोक्सिलिक आयन से, बनेगा R C डबल बॉन्ड O और O निगेटिव और Na पॉजिटिव। ठीक है, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या होगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स H2O। ओके, बड़ी सिंपल सी और टेस्ट है। क्या करते हैं, जिस भी कंपाउंड को टेस्ट करना है अपने को, क्या करते हैं उसको, उसके अंदर क्या करा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड किया जाता है। ठीक है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे वहां से डिफरेंसेस दिखते हैं अपने बाहर, डिफरेंसेस दिखते हैं, वहां निकलते हैं तो बुलबुले निकलते हुए दिखते हैं इसके कार्बन डाइऑक्साइड के। तो जैसे ये क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। मगर उसके साथ एक और भी काम करना है कि जो भी कंपाउंड, अब हमने क्या करें, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डाल के डिफरेंसेस तो चेक कर लिए, मगर इसी कंपाउंड के अंदर अगर हम फिर से इसके डालते हैं तो क्या होगा, एक बार फिर से Na कंबाइन होगा Cl के साथ और वंस अगेन क्या मिलेगा अपने को, RC डबल बॉन्ड O OH, यानी इसका मिलेगा प्रेसिपिटेट PBT। बड़ी सिंपल सी टेस्ट है, देख लीजिए किस तरीके से होगा। आपने क्या किया, टेस्ट करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डाले, जैसे आपने सोडियम बाइकार्बोनेट डाले लिक्विड के अंदर आपको क्या करेंगे, बबल्स निकलते हुए दिखेंगे, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ओके, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद आप क्या करेंगे, उसी के अंदर क्या करेंगे, HCl डालेंगे। जैसे हम HCl डालते हैं तो ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था ये फिर से रीअपीयर होगा और जो कि क्या है, इनसॉल्युबल है, इसलिए क्या मिलेगा, इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्लियर, तो इस तरीके से हम इसकी टेस्ट, जिसे कहा जाता है ईस्टर टेस्ट। आपको सबको पता है ईस्टर का रिप्रेजेंटेशन RCOOR, ठीक है ना, RC डबल बॉन्ड OOR, ये है ईस्टर। और आपको बता दूं जो ईस्टर होते हैं ये बहुत ही प्लेजेंट स्वीट स्मेल वाले होते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर टेस्ट कर सकते हैं, देख लीजिए। क्या करते हैं कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अगर उसको चेक करना है कि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या नहीं, तो उसको क्या करते हैं, उसको लिया जाता है टेस्ट ट्यूब वगैरह के अंदर, उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, अ ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। ओके, और उसके बाद भी क्या डाला जाता है उसके अंदर, अल्कोहल। वो H2SO4 इसलिए ताकि उसको और ज्यादा रिएक्टिव कर दे, और जैसे अल्कोहल डालेंगे तो वहां पर फॉर्मेशन होता है ईस्टर, और जैसे ईस्टर फॉर्म होगा वैसे एक स्वीट एंड प्लेजेंट स्मेल मिलेगी, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ईस्टर फॉर्म हो चुका है। ओके, ये तो हो गई थ्योरेटिकल। अब रिएक्शन किस तरीके से होती है देख लीजिए कि जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर RC डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है,
जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम अल्कोहल डाल रहे हैं ROH, इसके साथ H2SO4, तो रिएक्शन किस तरीके से होगी देख लीजिए। एसिड है तो H अल्कोहल OH इस तरीके से कंबाइन होगी, H2O वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और O से कौन कंबाइन हो जाएगा R, क्या मिलेगा R C डबल बॉन्ड O एंड O और R, क्या फॉर्म हुआ ईस्टर, और ईस्टर की स्मेल कैसे होती है प्लेजेंट स्वीट स्मेल, जिससे क्लियर हो जाएगा कि क्या फॉर्म है इसके अंदर ईस्टर, और ईस्टर बन गया इसका मतलब क्या है कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 3 टेस्ट थी हमारे पास जिसके जरिए से हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की शिनाख्त कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। एक सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लिटमस, मगर लिटमस सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं कि जो वाटर इनसॉल्युबल हो, अगर वाटर इनसॉल्युबल है तो हम लिटमस टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट वाली टेस्ट है। ओके, और उसके बाद में लास्ट टेस्ट कौन सी है ईस्ट ऑयल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, हो सकता है पॉसिबिलिटी किसी एक के बारे में पूछा जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखना आपने को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे टॉपिक सेम ही होते हैं, जैसे अगर कोई भी हम यूनिट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जो भी इंटरेस्टिंग कंपाउंड है उसका दूसरे केमिकल्स का क्या इफेक्ट होता है, उसे कहेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए चलो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड OCl, आपको पता है सबको ये क्या है, एसिड क्लोराइड भी कहते हैं इसको, या फिर असाइल क्लोराइड। ओके, ये किस तरीके से फॉर्म होता है देख लीजिए। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, तो हमारे पास ना असाइल क्लोराइड तैयार करने के बहुत सारे पॉसिबल तरीके हैं। सबसे पहला तो हम इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं PCl3 के साथ। ओके, या ऑलरेडी हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर पढ़े हैं। ओके, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे PCl3 के साथ, पहला पॉसिबल। दूसरा पॉसिबल मेथड कि PCl5 के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। ओके, और तीसरा पॉसिबल मेथड है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ, एक तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, या फिर थायोनिल क्लोराइड के साथ। ओके, और आपको बताया गया इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा होता है, यस नथिंग, कौन सा SOCl2 वाला थायोनिल क्लोराइड का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो साइड प्रोडक्ट है वो कौन से होते हैं, गैसेस होते हैं, देयर इज नो नीड टू फिल्टर द प्रोडक्ट। ओके, इसलिए सबसे ज्यादा यूजफुल ये होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भी इसी के अंदर मिलता है, तो पॉसिबल होती है क्वेश्चन पूछने की, इसको याद रखिए। ओके, और हमने सब आपको बताया किस तरीके से होता है, एक एक करके यहाँ पर जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए सबसे पहले हम PCl3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ओके, तो आपको शॉर्टकट ट्रिक दी गई, जब भी PCl के साथ रिएक्शन करें तो वो कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल उसको कितने टाइम्स लेते हैं, 3 टाइम्स, ये याद होना चाहिए आपको। ओके, रिएक्शन कर रहे हैं किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, किसके साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी, क्या पॉसिबिलिटी लगती है देख लीजिए। तो भाई यहां से कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तीनों के तीनों, यानी H कितने हैं 3 टाइम्स, O कितने हैं 3 टाइम्स। ओके, ये यहां से निकल जाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पर क्या ऐड जाएंगे, कितने क्लोरीन है PCl3, तो 3 क्लोरीन एटम कंबाइन होंगे, इसको एक कार्बोनिल कार्बन तो 3 है, तो तीनों को 3 अटैच हो जाएंगे, क्या मिलेगा 3 टाइम्स C डबल बॉन्ड O एंड Cl असाइल क्लोराइड, और साथ में क्या मिलेगा PH प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड। ओके, तो ये था पहला तरीका, यह जनरल इक्वेशन बेटा। अपने इसके बदले कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, एसिडिक एसिड ले सकते हैं, एसिडिक एसिड लेंगे तो कितनी टाइम्स लेंगे, 3 टाइम्स रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ PCl3 के साथ, तो क्या मिलेगा एसिटिल क्लोराइड। ओके, तो इस तरीके से आप एग्जांपल करके देख सकते हैं, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा PCl5 के साथ किस तरीके से होगा, तो PCl5 के लिए क्या ट्रिक दी गई थी आपको, PCl5 क्या इसको 5 टाइम्स लेना है, नहीं, सिंगल टाइम लेना है, 1 टाइम्स। तो रिएक्शन किस तरीके से होती देख लीजिए, ये अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा यहाँ से कि एक क्लोरीन कंबाइन होगा एक ग्रुप के साथ, और क्या बना लेगा, वंस अगेन फिर से RC डबल बॉन्ड OCl क्लोराइड, एक क्लोरीन चले गए, कितने क्लोरीन बचे 4, तो एक क्लोरीन फिर से कंबाइन होने के साथ H के साथ क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कितने Cl बचे 3, कितने ऑक्सीजन, कितने क्लोरीन गैस के पास है 2। ओके, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में कंबाइन होगा और बनाएगा यहाँ पर POCl3
अगर सिर्फ PCl3 होता तो हम उसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मगर POCl3 है तो उससे कहेंगे हम फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होगी और क्या मिलेगा अपने को एसिड क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन किसके साथ, थायमिल क्लोराइड के साथ। तो थायमिल क्लोराइड के साथ फिर से क्या होंगे रिएक्शन, किस तरीके से होगी, रिएक्शन सेम होगी, RC डबल बॉन्ड OOH रिएक्शन कर रहे हैं SOCl2 के साथ। तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, 1Cl कंबाइन होगा हाइड्रोजन के साथ, फिर से बनेगा HCl, SO कंबाइन होगा इस ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा बताइए, SO2 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, जो कि गैस है, अब क्या बच रहा है इधर से C डबल बॉन्ड O और Cl। वंस अगेन क्या मिलेगा फिर एसिड क्लोराइड। तो इस तरीके से हम रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की कर सकते हैं। ओके, तो ये दो तीन मेथड थे किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड के लिए। नेक्स्ट देखना आपको फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अमाइड किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, अमाइड के लिए आपको मालूम है RC डबल बॉन्ड ONH2, ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसके साथ किस तरीके से रिएक्शन होगी देख लीजिए, क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH रिएक्शन की जाती है अमोनिया के साथ। ओके, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन होगी, किस तरीके से रिएक्शन होगी, क्योंकि ये बेस है, आपको पता है लाइविस बेस कहलाता है। ओके, क्योंकि क्या है, ये लोन पे है, डोनर है, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, एसिड। और जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होंगे तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं। ओके, तो किस तरीके से बनेगा देख लीजिए, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, बन जाएगा NH4 जो कि हो जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो क्या मिलेगा यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। फिर जिसको हीट किया जाता है तो क्या होगा, यहां से 2 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे इस ऑक्सीजन के साथ, 2 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के साथ, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा यहां से एलिमिनेट होगा और NH4 में से 2 हाइड्रोजन जाने के बाद में कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2 हाइड्रोजन। तो क्या मिलेगा RC डबल बॉन्ड ONH2, क्या मिल गया अपने को, अमाइन। और क्या मिलेगा यहाँ पे साथ में H2O वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर।